पिछली क्लास में हमने लोक कथा और उसकी विशेषताओं पे बहुत तसल्ली से चर्चा की थी और उसके बाद फिर हमने लोक कथाओं की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पे बात की। और आज लोक कथा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम बात करेंगे कि लोक कथाओं के प्रमुख रूप या प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उन प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। विद्वानों ने कैसे लोक कथाओं का वर्गीकरण किया है, थोड़ा संक्षिप्त परिचय उसका भी, और तब जो लोक कथाओं के एक एक प्रकार है उन सभी प्रकारों पर हम एक संक्षिप्त और बहुत रोचक चर्चा आज की क्लास में करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। लोक कथा या लोक साहित्य से संबंधित बहुत से मर्मज्ञ विद्वान रहे, जिन विद्वानों ने अपने अपने ढंग से लोक कथाओं के प्रमुख रूपों का वर्णन किया है या अलग अलग आधारों पर लोक कथाओं के प्रकारों का विभाजन किया है। ठीक है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथाओं के 6 प्रकार बताए, प्रमुख प्रकार या 6 रूप बताए। कौन कौन? पहला उन्होंने कहा उपदेश कथा, दूसरा कहा व्रत कथा, तीसरा प्रेम कथा, चौथा मनोरंजन कथा, पांचवा सामाजिक कथा और छठा पौराणिक कथा। कृष्णदेव उपाध्याय ने 6 प्रकार या 6 रूप लोक कथाओं के बताए। उसी प्रकार दिनेश चंद्र सेन जी, ठीक है, दिनेश चंद्र सेन जी बंगाली लोक कथाओं के मर्मज्ञ विद्वान थे। बंगाली लोक कथाओं को आधार बनाकर दिनेश चंद्र सेन ने लोक कथाओं को 4 भागों में बांटा: रूप कथा, हास्य कथा, व्रत कथा और गीत कथा। इनका वर्गीकरण सिर्फ 4 रूपों में केंद्रित रहा: रूप कथा, व्रत कथा, हास्य कथा और गीत कथा। ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र ने और विस्तार दे दिया और सारे जो विषय थे उन विषयों के आधार पर लोक कथाओं के 8 भाग बताए या 8 प्रकार, 8 रूप या 8 प्रकार डॉक्टर सत्येंद्र ने बताए। क्या कहा उन्होंने? गाथाएं, पशु पक्षी संबंधी कथा, परी कथाएं, विक्रम की कहानियां, बुझव्वल संबंधी कहानियां। बुझव्वल संबंधी कहानियां समझते हैं? पहेली की पूछा जाए कि बूझो तो जाने, ठीक है, तो उससे संबंधित कहानियां। ठीक है। उसके बाद उन्होंने छठा जो रूप बताया वह निरीक्षण गर्भित कहानियां। निरीक्षण गर्भित कहानियां वो होती हैं कि समाज, व्यक्ति या प्रकृति या मानवीय जीवन की किसी खास स्थिति का बहुत गहरा मूल्यांकन जिन कहानियों में किया गया हो उसे हम कहते हैं निरीक्षण गर्भित कहानियां। मतलब बहुत डीप इंस्पेक्शन, बहुत गहरा जाकर किसी समाज की कोई कहानी हो, कोई बात हो, प्रकृति से जुड़ी हुई बात हो, जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना हो, उस तरह की कहानियों को उन्होंने कहा निरीक्षण गर्भित कहानियां। ये छठा रूप बताया। 7वां उन्होंने कहा साधु पीरों की कथा, साधुओं से संबंधित जो कथाएं होती है। और 8वां उन्होंने बताया कारण निर्देशन की कथा। कारण निर्देशन कथा का मतलब होता है कि कोई विशेष चीज या कोई विशेष घटना कब, कैसे और क्यों हुई और क्यों वह लोक परंपरा या लोक जीवन का हिस्सा बन गई, इस तरह की कहानियों को कहा जाता है कारण निर्देशन कहानियां। ठीक है। यानी कि ये कहानियां कैसे लोक मान्यता का हिस्सा बन गई, लोक विश्वास और लोक परंपरा का हिस्सा कोई घटना, कोई व्यक्ति या कोई स्थिति कैसे बन गया, इस तरह की कहानियों में इसका जिक्र किया जाता है। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने 8 प्रकार बता दिए। डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने भी 6 प्रकार बताए कहानियों के, लोक कहानियों के: सामाजिक कथाएं, प्रेम कथाएं, उपदेशात्मक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, धार्मिक कथाएं। और छठा जो प्रकार बताया उसमें अन्य सारे विषयों को भी जोड़ लिया, जैसे कि भूत प्रेत की कथा, जादू टोना संबंधी कथा, ठीक है, डायन की कहानियां, ठीक है, परी आदि की कथाएं। तो इस तरह से इन्होंने भी इसके 6 भाग बताए। अब आप देख रहे हैं कि चूंकि लोक कथाओं का जो संसार है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, भूत प्रेत की कहानियां हैं, समाज से जुड़ी हुई कहानियां हैं, उपदेशात्मक कहानियां हैं, धार्मिक कहानियां हैं, ठीक है, नीति उपदेशक कहानियां हैं, या अभी हमने जैसा कि निरीक्षण गर्भित कहानियां हैं, परियों की कहानियां हैं। बहुत विराट संसार है लोक कथाओं का, और उसी विराट संसार को ध्यान में रखकर के विद्वानों ने उसका वर्गीकरण किया है। अब हम इन सभी मुख्य विद्वानों की बात जो हमने की, उनके वर्गीकरण को आधार मानकर एक बहुत सुविधाजनक वर्गीकरण हम करें जिसमें कि लगभग सारे विषय आ जाएं, तो मुझे लगता है कि लोक कथाओं को हम मूलतः
छह भागों में, 6 रूपों में या 6 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। और यह विभाजन इसलिए भी थोड़ा वैज्ञानिक होगा और सटीक होगा कि उसमें सारे विषय समाहित हो जाएंगे। तो जो 6 प्रकार प्रमुख जो लोक कथाओं के हो सकते हैं, उसमें पहला रूप है सामाजिक कथाएं, ठीक है। दूसरा है प्रेम कथाएं, तीसरा है उपदेशात्मक कथाएं, चौथा है ऐतिहासिक कथाएं, पांचवा धार्मिक कथाएं और छठा अन्य कथाएं। अन्य कथाएं कहने में बाकी जो छूटे गए विषय हैं वो सब आ जाते हैं। अन्य कथाओं में हम मनोरंजन कथाओं को ले सकते हैं, हास्य कथाओं को ले सकते हैं, परियों की कथाओं को ले सकते हैं, डायन जादू टोना से संबंधित कथाएं ले सकते हैं, भूत प्रेत से संबंधित कथाएं ले सकते हैं, राक्षसों की कथाएं ले सकते हैं, ठीक है, बुझावल और कारण निर्देशन की कथाएं ले सकते हैं, पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं ले सकते हैं, मनोरंजन से संबंधित कथाएं ले सकते हैं। तो अन्य कथाएं जो है, जो छूट रहे हैं, जो प्रमुख विषय हो गए, सामाजिक कथाएं, प्रेम कथाएं, धार्मिक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, ठीक है, उपदेशात्मक कथाएं। उसके बाद जो छठा प्रकार है उसमें अन्य कथाओं में हम इन सबको ले सकते हैं। तो ये जो एक वैज्ञानिक और स्पष्ट विभाजन होगा लोक कथाओं का, वह इन्हीं 6 रूपों में होगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने व्रत कथाओं का भी एक अलग प्रकार बताया है। अन्य कथाओं में फिर नाग कथाएं भी आ जाएंगी, नाग देवता से संबंधित कथाएं। हालांकि जो धार्मिक कथाएं हैं, धार्मिक कथाओं में ही व्रत कथाओं को हमने ले लिया है, आगे हम चर्चा करेंगे। व्रत कथा को अलग से हमने डिवाइड नहीं किया है। धार्मिक कथाओं में व्रत कथा धर्म संबंधी परंपराओं से ही तो जुड़े हैं, नाग देवताओं से संबंधित कथाएं हैं। तो कुल मिलाकर यह जो 6 विभाग है, जिसमें 5 सर्वाधिक प्रमुख प्रकार हैं, सामाजिक कथाएं, प्रेम कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, उपदेशात्मक कथाएं और धार्मिक कथाएं, यही है ना, धार्मिक कथाएं। और फिर अन्य कथाओं में बाकी सारी चीजों को हमने ले लिया है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये एक स्पष्ट वैज्ञानिक और सुविधाजनक विभाजन होगा, जिस आधार पर हम अब एक एक करके इन कहानियों के रूप, इन कहानियों की विशेषता और इन कहानियों में क्या अंतर वस्तु होती है, ठीक है, इन कहानियों में क्या कंटेंट, अंतर वस्तु जब मैं कह रहा हूं तो क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो प्रमुख प्रकार है वह है सामाजिक कथाएं, ठीक है, जिसे कि हम सोशल टेल्स कहते हैं, सोशल टेल्स, ठीक है। ये जो लोक कथाएं हैं, ये लोक कथाएं किसी समाज की संरचना, समाज की मान्यता, समाज के विश्वास इत्यादि जो तमाम तरह के विषय हैं, जो समाज में बहुत गहराई से जमे हुए हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोक मान्यताओं को, उन लोक विश्वासों को पीढ़ियां ढोती चली आ रही हैं, इस तरह की कथाओं को सामाजिक कथाओं में शामिल किया जाता है, ठीक है। इन कथाओं में क्या होता है, सामान्य समाज का जो सामान्य जनजीवन है वह सामान्य जनजीवन होता है, ठीक है। पारिवारिक संबंधों की कहानियां इनमें आती हैं, ठीक है। स्त्री पुरुषों की जो भूमिका होती है, स्त्री पुरुष जो संबंध है वो कहानियां आती हैं, रिश्तेदार नातेदार एक दूसरे से क्या सामाजिक संबंध है उस तरह की कहानियां आती हैं, मित्रता संबंधी कहानियां आती हैं, ठीक है। साथ ही साथ नैतिक न्याय जैसे मामले भी होते हैं कि किस तरह से समाज में नैतिक गुणों को वो कहानियां आरोपित करती है, इस तरह के भी विषय इसमें होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सामाजिक जो असमानताएं हैं, जाति प्रथा हो गई, छुआछूत हो गया, वर्ग भेद हो गया, यानी कि समाज के लिए ऐसी परंपराएं मान्यताएं जो उचित नहीं है, उस तरह की भी कहानियों को इसमें दर्ज किया जाता है। आई बात समझ में। यानी कि समाज की संरचना और समाज की मान्यताओं से जुड़े हुए जितने भी विषय या सामाजिक संबंधों से, पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए जितने भी विषय हो सकते हैं। समाज कैसे बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समाज बनता है। तो हम समाज में रहते हैं, उस समाज से हमारा रिश्ता नाता, लेन देन, मान्यताएं, विश्वास, परंपराएं सब कुछ आती हैं। तो उन सभी विषयों को इस तरह की कहानियों में समाहित किया जाता है, ठीक है। इन कथाओं की जो बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है कि इन कथाओं का विषय कोई राजा नहीं होता या कोई चमत्कार नहीं होता इन कहानियों में, ठीक है ना। इन कहानियों के केंद्र में जो पात्र होते हैं वो आम लोग होते हैं। कोई किसान हो गया, कोई बढ़ई व्यक्ति हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई
स्त्री हो गई, कोई लड़की हो गई, इस तरह के जो आम लोग हैं वो आम लोग इन कहानियों के केंद्र में होते हैं, या उन आम लोगों को ध्यान में रख करके ये कहानियां रची गई हैं। ठीक है, और इन कहानियों में सामाजिक असमानताओं पे गहरी चोट है। दहेज प्रथा हो गई, जाति प्रथा हो गई, जातिगत भेदभाव हो गया, अमीर का किसी गरीब पे अन्याय है तो उस अन्याय का परिणाम अच्छा नहीं होता है। इस तरह के विषय जो होते हैं इन कहानियों में होते हैं, और इन कहानियों का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि यह कहीं ना कहीं एक नैतिक संदेश देती हैं। अंत में इन कहानियों में एक नैतिक मूल्य होता है, एक नैतिक संदेश होता है, जो कहानी यह बताती है कि बुरा का परिणाम बुरा होता है और अच्छा का परिणाम अच्छा होता है। यह भी ये कहानियां बताती हैं कि सत्य के राह पे चलने वाले लोग, इंसानियत और मानवता के राह पे चलने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें कठिनाई बेशक आती है लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। तो इन कहानियों को पढ़ने से आपके भीतर एक मोराल, ठीक है ना, एक नैतिक मूल्य आपके भीतर पैदा होता है। इन कहानियों में स्त्री पात्रों की भी भूमिका रहती है। एक स्त्री का संघर्ष, स्त्री की जो एक इच्छा शक्ति है, स्त्री का जो साहस है, स्त्री का जो समर्पण है, इस तरह के भी विषय इन कहानियों में होते हैं। आपने सती सावित्री की कहानी तो सुनी ही होगी। सती सावित्री की कहानी सुनी है आपने? सती सावित्री की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। जिस सावित्री के पति को यमराज लेके चले जाते हैं प्राण, और वह यमलोक चली जाती है और यमराज से अपने पति को वापस अपने तप और अपनी साधना और अपने दृढ़ निश्चय से अपने पति को वह जीवित करा लेती है। ठीक है, तो यह कहानी नारी के अदम्य साहस, उत्साह और त्याग की कहानी है। तो इस तरह के विषय सामाजिक कहानियों में, यानी कि सामाजिक लोक कथाओं में इस तरह के विषयों का चित्रण किया जाता है। आगे बात समझ में स्पष्ट है? लिख लेंगे इसको, सामाजिक कथाओं का विषय क्या होता है और उनकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वह है प्रेम कथा। ठीक है, जैसे कि लोकगीतों के बारे में भी जब हमने पढ़ा तो आपने देखा कि लोकगीतों में भी किस तरह से प्रेम के गीत गाए जाते हैं। स्वकीय प्रेम, परकीय प्रेम का जिक्र हुआ है वहां पे। तो जो प्रेम कथाएं होती हैं, हर लोक में, हर समाज में ऐसी प्रेम कथाएं प्रचलित होती हैं। और प्रेम कथाएं मूलतः जो लोक जीवन में प्रचलित है, उनकी शुरुआत एक तरह के खास किस्म के संघर्ष से होती है, जहां प्रेमी प्रेमिका का मिलना जो है वह सामाजिक बंधनों और सामाजिक नियमों के हिसाब से संभव नहीं हो पाता है। तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है, विरह हो जाता है, मिल भी नहीं पाते। और अगर कभी मिलने की संभावना भी बनती है तो वह मिलना बहुत ट्रेजिक होता है, बहुत त्रासद होता है। और इस तरह की भी बहुत सारी महानतम प्रेम कहानियां हैं जिसमें उस प्रेम की वजह से दोनों ने अपने प्राण भी त्याग दिए और अंततः मिल भी नहीं सके। तो ये जो प्रेम कहानियां हैं, यह प्रेम कहानियां व्यक्तिगत न होकर समाज का रूप दिखाती हैं, समाज का चरित्र भी हमारे सामने रखती है कि जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, या कई तरह के ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने से समाज रोकता चला आ रहा है, या समाज ने उनके लिए एक बंधन पैदा किया है, दीवारें खड़ी की है। तो कैसे उन दीवारों में, उन बंधनों में वह प्रेम तड़पता रहा है, कैसे विरह की अनुभूति करते रहे हैं प्रेमी प्रेमिकाएं, इसका चित्रण जो है यहाँ की लोक कथाओं में, प्रेम कथा संबंधित लोक कथाओं में मिलता है। इन प्रेम कथाओं की एक और बड़ी विशेषता होती है कि बहुत सी ऐसी प्रेम कथाएं हैं जो नायिका केंद्रित प्रेम कथाएं हैं, जिसमें नायिकाओं के उत्सर्ग, उत्साह और उनके त्याग को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ठीक है, नायिका कैसे साहसी है, कितना साहस करती है उस जमाने में। ठीक है, अपने प्रेम को पाने के लिए वह किस तरह से लड़ जाती है, किस तरह से वह तकलीफें उठाती है, इन सब का चित्र आपको वहां पे मिलेगा। तो बलिदान प्रमुख है, त्याग प्रमुख है। और लोक कथाओं, जो प्रेम से संबंधित जो लोक कथाएं हैं, इन लोक कथाओं का जो सबसे मार्मिक और हृदय विदारक प्रसंग है, जो एकदम से दिल को छूता है, या एकदम से आप उनको पढ़कर, उनको सुनकर आपका हृदय एकदम बहुत मर्म महसूस करता है, बहुत दुख, बहुत पीड़ा महसूस होती है, या आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे ये हुआ होगा, कितना महान प्रेम रहा होगा उन प्रेमी प्रेमिकाओं का। तो उसमें वियोग और बलिदान बहुत है। ठीक है, अधिकांश
जो प्रेम कथाएं हैं लोक में प्रचलित, प्रेम कथाओं का जो अंतिम परिणाम हुआ है वह मिलन की अपेक्षा दुख, त्रासदी और यहां तक कि प्राण का उत्सर्ग, यह देखने को आपको मिलता है। ठीक है, और बहुत त्रासद अंत होता है। वो उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते लगता है कि वो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ऐसी ढेर सारी प्रेम कहानियां दुनिया भर के लोक साहित्य में विद्यमान है। आपने हीर रांझा का नाम सुना होगा। क्या आप हीर रांझा की प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? जानते हैं, नाम तो सुना होगा आपने, लेकिन क्या उस प्रेम कहानी के बारे में आपको मालूम है? नहीं है मालूम? मैं सुनाऊं? हीर रांझा की जो प्रेम कहानी है, ठीक है, वह कहानी भारतीय उपमहाद्वीप की ठीक सबसे प्रसिद्ध और सबसे मार्मिक लोक कहानियों में से एक है। और हीर रांझा की प्रेम कहानी का जो संबंध है वह पंजाब से है। हीर और रांझा दोनों पंजाब से थे। ठीक है, और हीर रांझा की कहानी को एक पंजाबी कवि हुए, बहुत बड़े कवि हुए, वारिस शाह, क्या नाम था उनका? वारिस शाह। वारिस शाह ने 18वीं शताब्दी में हीर रांझा की प्रेम कहानी को बहुत काव्यात्मक ढंग से लिखा और बहुत काव्यात्मक ढंग से, बड़ी बहुत मार्मिकता के साथ, भावनाओं की पूरी जो एक गहराई हो सकती है उन गहराई के साथ उसे काव्य के रूप में अमर कर दिया। बहुत अद्भुत ढंग से उसे लिखा। ठीक है, हीर रांझा की जो प्रेम कहानी है बहुत कोमल कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है। इस कहानी में जो रांझा है, जो प्रेमी, वह देखने में बहुत सुंदर था, बहुत अच्छे घर से था, रईस खानदान से था और संगीत प्रेमी था। बांसुरी बहुत बजाता था, बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था। एक बार की बात है कि रांझा का अपने भाइयों के साथ किसी विषय को लेकर के विवाद हो गया, मनमुटाव हो गया और रांझा नाराज होकर घर छोड़कर निकल गया। फिर वह भटकते भटकते अचानक से हीर के गांव पहुंच गया। हीर के जो पिता थे वो जमींदार थे, अच्छे घर से थे, बहुत सारे पशु पाल रखे थे। तो जब भटकते भटकते रांझा वहां पहुंचा तो संयोग से हीर ने अपने पिता के पशुओं की देखभाल के काम के लिए रांझा को नौकरी दे दी। घर से भागा हुआ आदमी था, कुछ तो चाहिए था जीने के लिए, कहीं तो आश्रय चाहिए था, तो उसे बहुत बढ़िया जगह आश्रय मिल गया। और चूंकि हीर के पिता जमींदार थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, तो उनके पास पशुपालन का काम भी था, तो पशुओं की देखभाल का काम रांझा को मिल गया हीर के घर। फिर दोनों का मिलना जुलना होने लगा, संपर्क में आने लगे, दोस्ती बढ़ने लगी। रांझा बांसुरी बहुत सुंदर बजाता था, तो हीर को रांझा का यह गुण, बांसुरी बजाने का जो गुण था, देखने में सुंदर था ही, प्यारा था ही, तो धीरे धीरे हीर को रांझा से और रांझा को हीर से प्रेम होने लगा। यह दोस्ती, यह परिचय, यह मिलना जुलना धीरे धीरे प्रेम में तब्दील हो गया। और फिर यह बात हीर के घर वालों को पता चल गई। जब हीर के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इस प्रेम संबंध का एकदम सख्ती से इसका विरोध किया और कहा कि आप दोनों का विवाह संभव नहीं हो सकता है, और जबरदस्ती हीर की शादी कहीं और करा दी गई। दोनों अलग हो गए, बिछड़ गए दोनों। जब हीर की शादी कहीं और करा दी जाती है तो जाहिर सी बात है अब रांझा की क्या हालत रही होगी, लेकिन वह उम्मीद रखता है, वह टूटता नहीं। प्रेम में मिलन की आस रांझा को रहती है कि कभी तो मुलाकात होगी, कभी तो हम मिल सकेंगे। और वह क्या करता है, भटकता भटकता मारा मारा फिरता रहता है इस उम्मीद में कि कभी तो हीर से मिल पाऊंगा। साल दर साल वक्त गुजरता रहता है और अंततः उसके भरोसे की जीत होती है, रांझा के भरोसे की जीत होती है। रांझा के भीतर जो हीर को पा लेने की एक उम्मीद है, उस उम्मीद की जीत होती है। और कई वर्षों के बाद हीर और रांझा पुनः मिलते हैं। ठीक है, पुनः मुलाकात होती है और बहुत सारे संघर्षों के बाद यह तय होता है कि दोनों का विवाह हो जाए और दोनों साथ रह सके। दोनों को विवाह की अनुमति मिल जाती है, परंतु हीर के जो चाचा थे, हीर के चाचा को यह बात
नागवार गुजरती है। वह इस रिश्ते के खिलाफ है और वे एक साजिश रचते हैं और फिर वे धोखे से, साजिश से हीर को जहर दे देते हैं और जहर खाने से फिर हीर की मौत हो जाती है। बहुत मर्मांतक मौत होती है उसकी। और जब रांझा को यह पता चलता है कि हीर अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वह भी तड़प तड़प कर मर जाता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। अब रांझा का तड़प तड़प के मर जाना ये दिखाता है कि उसका प्राण ही उस प्रेम में बसता था। हीर के लिए जिंदा रहा, भटकता रहा, मारा मारा फिरता रहा। इतना संघर्ष, इतना त्याग, इतना लंबा इंतजार, इतना लंबा संघर्ष, और उसके बाद उसका प्रेम उसे मिला जिसके साथ अब वह जीवन जीने की तैयारी कर रहा था। और अचानक उसको पता चलता है कि उसके प्रेम को मार दिया गया, जहर देकर मार दिया गया। और यह खबर सुनते ही वह खुद भी तड़प तड़प कर मर जाता है। इतनी त्रासद कहानियां हैं लोक जीवन में कि प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने से किस तरह से समाज और सामाजिक परंपराएं, समाज का जो अहंकार है, परिवार का जो अहंकार है, वह कैसे रोकता रहा है। और इस रोके जाने की प्रक्रिया में ही ये कहानियां महान बनी है। अगर दोनों मिल गए होते तो शायद ये कहानी हम आपको नहीं सुना पा रहे होते। ठीक है, तो प्रेम कितना महान, कितना उदात्त, कितना त्यागपूर्ण और कितना विशाल, कितने महानतम त्याग से भरा हुआ हो सकता है। ठीक है, इसी तरह की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है लैला मजनू की कहानी। सुनी है आपने? लैला मजनू की कहानी सुनी है आपने? नाम तो बहुत सुना होगा, नाम तो बहुत सुना होगा। आपके परिचय में कोई लड़का या कोई पुरुष जिसे किसी लड़की से बहुत गहरा प्रेम हो जाए, जो दिन रात उठते जागते सोते बैठते अपनी प्रेमिका का ही नाम लेता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये तो मजनू है। ठीक है, मजनू जो था लैला मजनू की कहानी में, उसका असली नाम मजनू नहीं था, उसका असली नाम कैस था। कैस था उसका असली नाम। और वह लैला के प्रेम में इतना दीवाना था, इतना पागल था कि लैला के अलावा और उसे कुछ याद ही नहीं रहता था, उसे कुछ सूझता ही नहीं था। तो लोगों ने उसे मजनू कहना शुरू कर दिया। मजनू का शाब्दिक अर्थ होता है दीवाना, पागल। ठीक है, वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह टूट कर प्रेम करता था लैला को, इसलिए उसे मजनू कहा जाने लगा। ये जो लैला मजनू की जो कहानी है वह विश्व प्रसिद्ध कहानी है और अरबी मूल की कहानी है। मूलतः यह अरब मूल से संबंधित कहानी है, जो बाद में मध्य एशिया, ईरान और भारत में भी या अन्य सारे देशों में भी इसका बहुत प्रचलन है और बहुत प्रचलन है और लोक कथा के रूप में इसे सुना जाता है, सुनाया जाता है। ठीक है, अरब के ये जो कहानी है, अरब के एक कबीले में कैस नामक एक लड़का रहता था। ठीक है, युवक था। और जो कैस नामक युवक था वो बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। ठीक है, जब वह स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसकी मुलाकात वहां पे लैला से हो जाती है। लैला भी बहुत सुंदरी थी, बहुत प्यारी थी। ठीक है, और कैस और लैला के बीच में इस तरह से पढ़ने लिखने के दौरान दोस्ती, और दोस्ती से फिर उसकी शुरुआत प्रेम में हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और खूब प्रेम करने लगते हैं, गहराई से प्रेम करने लगते हैं। और कैस का नाम फिर बदल करके मजनू हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वह किस तरह से डूबा रहता था लैला के प्रेम में। ठीक है, लेकिन लैला के माता पिता को यह प्रेम स्वीकार नहीं था। वे उसकी शादी किसी अमीर व्यक्ति से करा देते हैं। यहां पे भी लैला मजनू से अलग हो जाती है। ठीक है, मजनू यह सह नहीं पाता, उसको लैला से बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है और वह भटकने लगता है, दर दर भटकता फिरता है जंगलों में, इधर उधर, उसे कुछ होश नहीं रहता है। जब लैला उससे छीन ली जाती है, लैला उससे बिछड़ जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता है मजनू का जो प्रेम है वह आत्मिक प्रेम की तरफ बढ़ने लगता है। वह लैला को ईश्वर की तरह मानने लगता है। पेड़ों में, पक्षियों में, पशुओं में, हर कहीं वह लैला को देखता है। ऐसा प्रेम जो प्रार्थना में तब्दील हो जाता है। इतना महान प्रेम करता है मजनू लैला से। ठीक है, और ईश्वर मानने लगता है अपने प्रेम को, इबादत करता है उस प्रेम की। और लैला
लैला की भी स्थिति बहुत गंभीर है। लैला बिछड़ के न तुझसे जीते हैं न मरते हैं, किसी शायर ने लिखा, बिछड़ के तुझसे न जीते हैं न मरते हैं, अजीब तरह के हादसों से गुजरते हैं। ये बड़ा हादसा है। तो लैला के साथ भी हादसा हो जाता है और जब वह बिछड़ जाती है तो बीमार पड़ जाती है, वह बहुत बीमार पड़ जाती है, इतनी बीमार कि धीरे धीरे, ठीक है, उस बीमारी से, विरह की बीमारी है वह मूलतः, उसे कौन ठीक कर पाएगा। अंततः उस बीमारी से लैला की भी मौत हो जाती है। और मजनू को जब यह पता चलता है कि लैला अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वह भागता भागता लैला की कब्र पर जाता है। और जब वह लैला की कब्र पर जाता है तो कब्र पर पहुंचते ही उसके प्राण निकल जाते हैं, वह जी नहीं पाता। अपनी प्रेमिका को इस तरह से कब्र में दफन वह देख नहीं पाता और उसके प्राण भी निकल जाते हैं। और मजनू फिर इस तरह से प्रेम का प्रतीक बन जाता है। लैला मजनू का प्रेम, प्रेम का महानतम प्रतीक बन जाता है। और मजनू की बात ही क्या, जो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन प्रेम नहीं छोड़ सकता, जिसके लिए प्रेम की कीमत प्राणों से भी बढ़कर है। प्राण तभी है जब प्रेम है, प्रेम नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा। और अपनी प्रेमिका की कब्र पर पहुंचते ही वह अपने प्राणों का त्याग कर देता है, समाप्त हो जाता है। इतनी त्रासदी इन लोक कथाओं में आपको देखने को मिलती है, जहां महान त्याग, महान प्रेम रह न पाए एक दूसरे के बगैर, और अंततः प्राण दिए नहीं, प्राण चले गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्राण दे देना एक अलग बात है। आजकल देखते होंगे आप, आए दिनों सुसाइड की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। यह कायरता है। घनानंद को जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, हीन भये जलमीन अधीन कहा कछुमुआ कुलानी शर्मा समाने, कि अपने प्रेमी के ऊपर कलंक लगा देना और मर जाना यह कायरता है। प्रेम में जीना होता है, उस विरह की आग में, उस मिलन की प्रतीक्षा में एक अलग बात होती है, उस विरह को जीना, उस प्रतीक्षा को जीना। और प्राण स्वतः चले गए, यह महान उत्सर्ग है, यह महान बलिदान है कि जब प्रेम ही नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे, हम रहेंगे कहां से। ये सुसाइड नहीं है, यह आत्महत्या नहीं है। हम रह ही नहीं पाए, हम जी ही नहीं सके, खत्म ही हो गए प्रेम के जाने के बाद। यह एक बहुत स्वाभाविक घटना है जो इस तरह के महान प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन में घटी है। आई बात समझ में। तो ये जो प्रेम कथाएं रही हैं लोक में प्रचलित, इन प्रेम कथाओं की जो अधिकांशतः भावभूमि रही है वह ट्रेजेडी रही है अंत में। आई बात समझ में। तो आपने हीर रांझा की भी कहानी सुन ली और लैला मजनू की भी कहानी सुन ली। फिल्में बनी है इस पे, बहुत सारी फिल्में बनी है, थोड़े बहुत अंतर के साथ, प्रसंगों के साथ इस पे चर्चा होती है हर देश काल समाज और लोक साहित्य में। तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, सीरी फरहाद की कहानी है। बहुत ऐसे प्रेमी जोड़े रहे हैं जिनकी कहानियां रही, और इसलिए वो कहानियां अमर है क्योंकि वो मिल नहीं सके, इतनी सारी घटनाएं हुई उनके बीच में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गियर शिफ्ट करिए। अब तीसरा जो प्रमुख प्रकार है वह है उपदेशात्मक कथाएं या उपदेशात्मक लोक कहानियां। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी लोक कहानियां जिसमें किसी नीति का उपदेश दिया गया हो, ठीक है, सच्चे रास्ते पे चलने का उपदेश दिया गया हो, जीवन मूल्यों से संबंधित कोई शिक्षाप्रद बातें की गई हो, ऐसी लोक कहानियों को हम उपदेशात्मक कथाएं कहते हैं, जिसमें कोई ना कोई उपदेश छिपा होता है, कोई ना कोई मर्म छिपा होता है, कोई ना कोई अच्छी बात छिपी होती है, जिस अच्छी बात के पालन करने से और जिस अच्छी बात को जीवन में अपनाने से जीवन सुंदर हो सकता है, मनुष्यता अच्छी हो सकती है, मनुष्य अच्छा बन सकता है। इस तरह की कहानियों को उपदेशात्मक कथाओं की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इन कथाओं की विशेषता होती है कि इन कथाओं में मनोरंजन के साथ साथ, मनोरंजन भी होता है, अच्छी लगती है कहानियां, ठीक है, और मनोरंजन के साथ साथ कोई ना कोई सार्थक उपदेश भी इन कहानियों में हमें मिल जाता है। ठीक है, इन कहानियों में पात्रों में विविधताएं होती है, देवी देवता, पशु पक्षी, मनुष्य, कई तरह की कहानियां, पशु पक्षियों के माध्यम से भी उपदेशात्मक कहानियां लिखी गई हैं कि वह कितने ईमानदार होते हैं पशु पक्षी, कितने समर्पित होते हैं पशु पक्षी। बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी, पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, ये सभी
उपदेशात्मक कहानियां हैं जिनमें कोई ना कोई गहरी बात आपको समझाने की कोशिश लोक कथाओं के माध्यम से की गई है, जहां आपका मनोरंजन भी हो रहा है और कोई ना कोई आप महत्वपूर्ण बात भी सीख पा रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ मोरल स्टोरी नहीं होती है, ये कहानियां ये लोक समाज की जो मूल्य प्रणाली है, वैल्यू सिस्टम है, उस वैल्यू सिस्टम को कहीं ना कहीं ये कहानियां दिखाती है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है वह है उपदेशात्मक कहानियां। ठीक है, इसके बाद जो चौथा प्रकार है वह है ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक कथा जिसको कि हम हिस्टोरिकल टेल्स कहते हैं। ठीक है, जो ऐतिहासिक कथाएं होती हैं इसमें किसी ऐतिहासिक पात्र, किसी घटना या किसी स्थान से जुड़ी हुई लोक कहानी होती है। ठीक है, जो स्मृति के रूप में सुरक्षित रह गई है और पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है। इसमें यह बात ध्यान रखना होता है कि जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है उनकी प्रामाणिकता प्रमाणित नहीं होती है। यह आवश्यक नहीं कि जो कथा लोक स्मृति में है वह किस हद तक प्रमाणित है और कितनी प्रमाणित नहीं है, यह वैज्ञानिक नहीं हो सकता है कि एकदम से प्रमाणित इतिहास की तरह की कोई घटना कब हुई, कैसे हुई, किस तिथि को हुई, इतिहास की तरह इसमें प्रामाणिकता तो नहीं होती है। लेकिन हाँ, उन घटनाओं में कुछ लोक स्मृति, कुछ कल्पना, कुछ चीजें जोड़ करके उसे कहानी का हिस्सा बना दिया जाता है। ठीक है, ये कहानी किसी ऐतिहासिक पात्र, किसी घटना या किसी स्थान से जुड़ी होती है जिसमें लोक मान्यताओं को, ठीक है, लोक विश्वासों को कल्पना के साथ जोड़ करके कहानी का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह की जो कहानियां होती हैं ऐतिहासिक कथाएं, इसमें इतिहास, कल्पना और लोक स्मृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह की कहानियों में जो नायक नायिका होते हैं उनका महिमा मंडन किया जाता है कि नायक कैसे युद्ध में टिका रहा है ना, कैसे उतने बड़े से बड़े लोगों को परास्त किया, बड़े से बड़े लोगों को हराया। तो नायक का या नायिका का महिमा मंडन किया जाता है कि अकेले, अब जैसे रानी पद्मिनी की कहानी है, उनकी जौहर की जो कहानी है, ठीक है, कि कैसे वो लोहा लेती रही और अंत में वह दुश्मन के हाथ नहीं आई और फिर उन्होंने समूह में जौहर किया, या पृथ्वीराज चौहान की कहानी। ठीक है, इस तरह की कहानियों में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना और कुछ प्रेरक तत्वों को मिला दिया जाता है जो कि प्रेरित करे समाज और जीवन को। ठीक है, तो इस तरह की जो कहानियां होती हैं उसमें सामाजिक प्रेरणा के तत्व होते हैं, जैसे कि वीरता, साहस, बलिदान, ठीक है, सेवा भाव, नारी का गौरव गान या नारी वैभव का चित्रण इत्यादि। ठीक है, तो ऐतिहासिक कथाएं लोक कथाओं का यह चौथा प्रमुख प्रकार है जिसके विषय वस्तु के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद पांचवा जो प्रमुख है वह है धार्मिक कथाएं, जिसे कि हम रिलीजियस टेल्स भी कहते हैं। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, धार्मिक कथाएं क्या होती हैं? ठीक है, इसमें धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं, ठीक है, तीर्थ स्थलों, व्रत, चमत्कारों इत्यादि से संबंधित कथाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा कि धार्मिक कथाओं के अंतर्गत ही व्रत कथाओं को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, इनका उद्देश्य जो है वह केवल मनोरंजन नहीं होता है। ठीक है, मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक भाव और आस्था को लोगों के बीच में जगाना होता है। जैसे किसी देवी देवता की कथा हम सुनते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली है, बहुत कृपा करती है, तो उनके प्रति क्या आस्था का भाव जगता है। ठीक है, सम्मान का भाव जगता है। ठीक है, तो दैनिक जो लोगों का जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में एक तरह का धार्मिक और आस्था से संबंधित अनुशासन आए, यह भी उद्देश्य धार्मिक लोक कथाओं का होता है। ठीक है, चमत्कार से संबंधित घटनाएं होती हैं। धार्मिक कथाओं में चमत्कार से संबंधित कहानियां भी होती है कि ईश्वर किसी भक्त की परीक्षा ले रहे हैं, बहुत परीक्षा ले रहे हैं, बहुत परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, और अंत में वह भक्त जो सफल हो गया तो ईश्वर प्रकट होते हैं और वरदान दे देते हैं। आई बात समझ में? आपने बहुत सारे इस तरह के प्रसंग धारावाहिकों में, रामायण महाभारत में इस तरह का देखा होगा आपने। ठीक है, और धार्मिक कथाओं के अंतर्गत थोड़ी चर्चा हम व्रत पर्व कथाओं पे भी कर लेते हैं कि क्योंकि भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार इत्यादि मनाए जाते हैं और उन सभी व्रतों और त्योहारों से संबंधित अलग अलग तरह की कथाएं होती है। जैसे कि सामान्यतः हमारे यहाँ सत्यनारायण, भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा हम सुनते हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उसकी अलग कथा होती है। ठीक है, एकादशी की कथा अलग होती है। तो अलग अलग व्रत त्योहार पे संबंधित जो कथाएं होती हैं वह भी इसी धार्मिक कथा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और
मंदिरों से संबंधित कथा, जैसे वैष्णो देवी मंदिर हो गया, या देवी देवताओं से संबंधित कथाएं, या कुछ नाग देवता हो गए, उनकी जो मान्यताएं हैं, उन सबको भी हम इस तरह से धार्मिक कथाओं या रिलीजियस टेल्स के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। ठीक है, जिनका उद्देश्य लोगों के मन में धार्मिक भावना, आस्था और एक अनुशासन जगाना होता है। आई बात समझ में? होता है, देखिएगा लोक कहानियां प्रचलित है कि अच्छा तुम्हारे यहाँ पूजा है, तुम्हारे यहाँ विवाह है, तुमने गांव के देवी जी को या जो कुल देवी है, कुल देवता है, उनको आमंत्रित किया कि नहीं किया, है ना? नहीं करोगे तो अशुभ हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो लोक मान्यताओं में प्रचलित होते हैं और उस तरह की कहानियों को इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, धार्मिक कथाएं पांचवा प्रकार था। अंतिम जो प्रकार है, इसे थोड़ा और अच्छे से हम समझ लेते हैं, वह है अन्य कथाएं। अन्य कथाओं में बहुत सारी महत्वपूर्ण कहानियां आ जाती हैं, जैसे कि मनोरंजन और हास्य से संबंधित कहानियां। कुछ ऐसी कहानियां होती है जिनका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना और हंसाना होता है। ठीक है, जनता और स्वस्थ मनोरंजन करना होता है। ठीक है ना, अच्छे से हंसाना होता है, अच्छा मनोरंजन करना होता है। परियों की कथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में हम सब परियों की कथाएं सुनते आए हैं। परियों की कथाओं का संबंध बच्चों के है, बाल मनोविज्ञान से, जिसमें बच्चों को कल्पना करने की सीख दी जाती थी, सद्विचार उनके अंदर आते थे। क्योंकि परियों की जब भी कोई का जिक्र आता है तो इसी रूप में आता है कि कैसे परियां मदद करती हैं, कैसे परियां सुंदर होती हैं। ठीक है ना, कैसे परियों ने किसी को किसी समस्या से बचा लिया हो, तो इस तरह की कहानियां। ठीक है, साथ ही साथ जादू, टोना, डायन इत्यादि से संबंधित कहानियां, अंधविश्वास से संबंधित कहानियां, ये सब समाज में प्रचलित रहे हैं। ठीक है, बुझावल से संबंधित कहानियां और भूत प्रेत से भी संबंधित कहानियां। भूत प्रेतों की भी बड़ी कहानियां चली हैं, जिन्न देवता की कहानियां रही हैं, नाग देवता की कहानियां रही हैं। ठीक है, या कारण निर्देशन कहानियां कि कोई लोक मान्यता, कोई विषय कैसे समाज में कब, कैसे और क्यों स्थापित हो गया। तो इस तरह की सभी कहानियों को हम अन्य कहानियों के अंतर्गत ले सकते हैं। जब हम अन्य कहानियों का जिक्र करेंगे तो इसमें ये सभी कहानियों के बारे में हम थोड़ा सा एक दो लाइन में बता देंगे कि मनोरंजन कहानियां क्या है, हास्य कहानी क्या है, परी कहानियां क्या है। ठीक है, कारण निर्देशन कहानियां क्या है, भूत प्रेत की कहानियां क्या है। ठीक है, हाँ, पशु पक्षियों की कहानियां क्या है, इन सबको हम लेकर के अन्य कहानियों के रूप में चित्रित कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हमने लोक कथाओं के प्रमुख रूपों को आज की क्लास में पढ़ा, समझा, उस पर हमने एक तसल्ली से चर्चा की। अब लोक कथा संपूर्ण हुआ। लोक कथा क्या है, लोक कथा किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं पे हम बात कर चुके हैं। लोक कथाओं की उत्पत्ति के बारे में हमने बात कर ली, लोक कथाओं की विशेषता पे बात कर ही ली थी। लोक कथाओं का प्रमुख प्रकार, रूप और उसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली। कल की क्लास में हम लोक गाथा पे चर्चा करेंगे कि लोक गाथा क्या है, लोक गाथा किसे कहते हैं और लोक गाथा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उसकी जो अगली क्लास होगी, उस क्लास में हम लोक गाथा की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है।